को दर्शाता है। चौथा, नेतृत्व संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। पांचवा, नेतृत्व एक निरंतर चलने वाली क्रिया है। नेतृत्व की शैलियों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। नेतृत्व शैली में से आशय नेता के समान व्यवहार से है। व्यवहार का वह पैटर्न जो एक नेता के लिए समान रूप से प्रदर्शित करता है नेतृत्व की शैली कहलाता है। एक नेतृत्व शैली नेता के दर्शन, व्यक्तित्व, अनुभव एवं मूल प्रणाली का परिणाम होता है। यह अनुयायियों के प्रकार एवं संगठन के प्रचलित वातावरण पर भी निर्भर करती है। समान रूप से नेतृत्व शैली तीन प्रकार की होती है। पहली, निरंकुशवादी नेतृत्व। दूसरा, जनतांत्रिक व सहभागी नेतृत्व। तीसरा, अहस्तक्षेप नेतृत्व। निरंकुश या सत्तावादी नेतृत्व को जानते हैं। एक निरंकुश नेता आदेश देता है और इस बात पर जोर देता है कि उन आदेशों को बिना किसी सुझाव या विरोध के माना जाए। वह बिना विचार विमर्श किए समूह के लिए नीति निर्धारित करता है। वह समूह को भविष्य की योजनाओं की जानकारी देने के साथ उन्हें केवल उठाए जाने वाले अगले कदम बताता है। इस शैली के अंतर्गत सभी निर्णय लेने की शक्ति नेता के पास केंद्रित होती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया जा गया है। निरंकुश नेतृत्व कब प्रयोग किया जाना चाहिए? समूह के विचार विमर्श के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध न हो तथा जब नेता समूह का सबसे विद्वान हो। दूसरा, अगर नेतृत्व को जाने तो वह जनतांत्रिक या लोकतांत्रिक नेतृत्व है। एक जनतांत्रिक नेता समूह से परामर्श लेने के पश्चात ही आदेश देता है और समूह की स्वीकृति के बाद ही नीतियों को लागू करता है। ऐसा नेता बिना सुनिश्चित दीर्घकालीन योजना के लिए अपने अधीनस्थों को कोई आदेश नहीं देता। जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, ऐसा नेता समूह द्वारा लिए गए निर्णयों का समर्थन करता है। यह शैली कर्मचारियों को अपने कार्य के प्रति अभिप्रेरित करती है। इस शैली के प्रयोग से नेता और उसके अनुयायी दोनों लाभान्वित होते हैं। यह शैली जहां तक एक तरफ अनुयायी अधीनस्थों की टीम का है हिस्सा बनने का अवसर देती है, वहीं दूसरी तरफ नेता वरिष्ठों के बेहतर निर्णय लेने की मदद करती है। जनतांत्रिक नेतृत्व शैली प्रणाली का प्रयोग कब करना चाहिए? उन स्थितियों में जहां समूह के सदस्य कुशल हों और अपने ज्ञान को बांटने के इच्छुक हों या योजना के निर्माण एवं क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त समय उपलब्ध हो। जनतांत्रिक नेतृत्व शैली का प्रयोग कब नहीं करना चाहिए? जब समूह के सदस्य की भूमिका स्पष्ट न हो तथा समय की कमी हो। अगली नेतृत्व के रूप में देखें तो वह है अहस्तक्षेप शैली। इस नेतृत्व शैली के अंतर्गत नेता अपने अनुयायियों को पूरी स्वतंत्रता प्रदान करता है। ऐसा नेता शक्ति एवं अधिकारों का प्रयोग कम से कम करता है। समूह के सदस्य अपना कार्य अपनी इच्छा एवं क्षमताओं के अनुसार करते हैं। नेता का कार्य बाह्य स्रोत से संपर्क स्थापित करके सूचनाओं को अधीनस्थों तक पहुंचाना एवं कार्य पूर्ण करने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना होता है। हस्तक्षेप नेतृत्व शैली का प्रयोग कब होना चाहिए? अनुयायी अत्यधिक कुशल, अनुभवी एवं उच्च शिक्षा प्राप्त हो। अनुयायियों को अपने कार्य में एवं कार्य का स्वयं सफलता पूर्वक कार्य करने में गर्व का अनुभव होता हो। अनुयायी विश्वसनीय हो। स्टॉक विशेषज्ञ या सलाहकारों के रूप में बाहर के विशेषज्ञ की सहायता ली जा रही हो। हस्तक्षेप नेतृत्व शैली का प्रयोग कब नहीं करना चाहिए? जब नेता की अनुपस्थिति में अनुयायी असुरक्षित महसूस करते हों,
जब नेता अपने अनुयायियों को नियमित पुष्टि प्रदान करने में असक्षम हो। इसके बाद हम संप्रेषण के बारे में जानते हैं। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है ताकि वे पारस्परिक समझ बना सकें। प्रबंधक की निर्देशन क्षमता मुख्य रूप से प्रबंधक की संचार संचार दक्षता पर निर्भर करती है। इसलिए संगठन सदैव प्रबंधकों एवं कर्मचारियों की संचार दक्षता के विकास पर जोर देते हैं। प्रेषक जो अपने विचारों को प्राप्तकर्ता के पास भेजता है। संदेश, विचार, सुझाव, सूचना आदि को कहा जाता है। एनकोडिंग यह सूचना के विचार चिन्हों जैसे शब्दों, चित्रों आदि में बदलने की प्रक्रिया है। माध्यम कूटबद्ध संदेश को प्राप्तकर्ता के पास भेजता है। पांचवा, डिकोडिंग संदेश प्राप्त करने के बाद प्राप्तकर्ता उसी तरह से जिस तरह से प्रेषक आशा करता है संदेश को समझने का प्रयास करता है। एनकोडिंग चिन्हों को प्रेषकों को भेजने की प्रक्रिया है। छठवां, प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति जो प्रेषक के संप्रेषण को प्राप्त करता है। सातवां, प्रतिपुष्टि प्राप्तकर्ता की सभी गतिविधियां सम्मिलित हैं जो एक संकेत करती हैं कि उसने प्रेषक द्वारा भेजा गया संदेश प्राप्त कर लिया है। आठवां, शोरगुल या ध्वनि। शोरगुल एक ऐसा तत्व है जो सूचना में बाधा डालता है। संप्रेषण के महत्व को जानते हैं। समन्वय के आधार के रूप में काम करना। सफलता प्राप्ति के लिए विभिन्न क्रियाओं में समन्वय आवश्यक है। इसके लिए सभी व्यक्तियों को इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उन क्रियाओं में क्या संबंध है। ऐसा केवल प्रभावपूर्ण संदेशवाहन द्वारा ही संभव है। दूसरा महत्व के बिंदु को लें तो वह है निर्णय लेने के आधार के रूप में काम करना। निर्णय से संबंधित सूचनाओं को संदेशवाहन द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। प्रबंधकीय कुशलता को बढ़ाना तीसरा बिंदु है। जे निर्णय से संबंधित सूचनाओं को संदेशवाहन द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। चौथा, सहयोग एवं औद्योगिक शांति को बढ़ावा। संदेशवाहन के माध्यम से श्रमिक एवं प्रबंधक दोनों को अपनी अपनी बात कहने का अवसर मिलता है जिससे औद्योगिक शांति एवं सहयोग को बढ़ावा मिलता है। पांचवा अगर बिंदु लें तो वह है प्रभावशाली नेतृत्व की स्थापना। प्रबंधक अपनी संदेशवाहन कला में सुधार करके एक कुशल नेता बन जा सकता है। लोगों को प्रभावित करते समय नेता को अच्छे संचार कौशल का उपयोग किया जाना चाहिए। अब हम औपचारिक संप्रेषण के बारे में जानते हैं। जब कार्यालय से संबंधित विचारों या संदेशों या सूचनाओं का आदान प्रदान पूर्व निर्धारित रास्ते से होता है उसे हम औपचारिक संप्रेषण कहते हैं। औपचारिक संप्रेषण का वर्गीकरण करा जाए तो वह उसमें हम लंबवत संदेशवाहन को लेंगे। पहले औपचारिक श्रृंखला के माध्यम से लंबवत रूप से ऊपर की ओर व नीचे की ओर चलता है, यानी कि नीचे की ओर तथा अधोमुखी संदेशवाहन योजना, नीति, नियम। ऊपर की ओर जो है ऊर्ध्वमुखी संदेशवाहन बोलते हैं, उसमें सुझाव और शिकायतें शामिल होती है। दूसरा अगर हम पॉइंट बिंदु लें तो वह है समतल संदेशवाहन। औपचारिक श्रृंखला के माध्यम से समतल रूप से ही स्तर के दो व्यक्तियों के मध्य चलता है। औपचारिक संप्रेषण का जाल तंत्र संप्रेषण से तात्पर्य है वह माध्यम जिसके द्वारा संप्रेषण संपूर्ण संगठन में प्रभावित होता है। औपचारिक संप्रेषण जाल के विभिन्न प्रकार इस प्रकार हैं। औपचारिक संप्रेषण के लाभ: सूचनाओं का निश्चित रास्ते से प्रवाह, सूचनाओं के स्रोत की जानकारी में सुगमता,
उत्तरदायित्व निर्धारण में आसानी, नियंत्रण में सुगमता। औपचारिक संप्रेषण की सीमाओं के बारे में जानते हैं। इसमें पहली सीमा धीमी प्रक्रिया, अव्यक्तिगत रुचि का अभाव, कार्य की अधिकता। अनौपचारिक संगठन अनौपचारिक संप्रेषण संचार की औपचारिक रेखाओं को अपनाए बिना किए जाना वाला संप्रेषण अनौपचारिक संप्रेषण होता है। अनौपचारिक संप्रेषण के अधीन सूचनाओं के प्रवाह की कोई निश्चित दिशा या मार्ग नहीं होता। इसमें पहला अंगुलीलता एवं अनौपचारिक संप्रेषण के जाल इकहरी श्रृंखला जाल तंत्र में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से श्रृंखला में संचार करता है। दूसरा गपशप या अफवाहें जाल तंत्र में प्रत्येक व्यक्ति दूसरों से बिना किसी चुनाव के आधार पर बात करता है। एक व्यक्ति अपने सामाजिक समूह में सूचना को अन्य व्यक्तियों को बताता है। संभाव्यता एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को निरुद्देश्य बातचीत करता है। चौथा संपूर्ण भीड़भाड़ समूह व्यक्ति केवल उन लोगों को संचार करता है जिनका पर वह विश्वास करता है। अनौपचारिक संप्रेषण के लाभ: तीव्र संदेशवहन, संबंधों में घनिष्ठता, सामाजिक संतुष्टि, औपचारिक संप्रेषण को प्रभावी बनाने में सहायक। अनौपचारिक संप्रेषण की सीमाएं: संदेशों की गलत प्रस्तुति, अफवाहों को बढ़ावा, असंगठित एवं अनियमित, महत्वपूर्ण सूचनाओं की गोपनीयता में कमी। औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण में अंतर किया जाए तो आइए इसको हम निम्न बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। पहला, आशय औपचारिक संगठन में अधिकार दायित्व संबंध पर आधारित है, जबकि अनौपचारिक से आशय उन व्यक्तियों के आपसी संबंध और पारस्परिक संबंधों पर आधारित होता है। वाहिका औपचारिक संगठन में संप्रेषण मार्ग पूर्व निर्धारित होते हैं। अनौपचारिक संगठन में मार्ग निर्धारित नहीं होते, ये मानव संबंधों व भावनाओं से पनपते हैं। तीसरा अंतर का आधार बिंदु गति को लेते हैं। औपचारिक संगठन में निर्णय देरी से लिया जाता है, जबकि अनौपचारिक संगठन में इसमें तुरंत व शीघ्र निर्णय होते हैं। इसकी प्रकृति के बारे में जानते हैं। औपचारिकता में इसकी प्रकृति कठोर होती है, इसमें सुधार नहीं किया जा सकता। अनौपचारिकता में व्यक्ति एक अन्य व्यक्ति तक बदल जाता है। पांचवा बिंदु अंतर का आधार बिंदु अभिव्यक्ति। औपचारिक संगठन में संदेश लिखित रूप से व्यक्त किया जाता है, जबकि अनौपचारिक संप्रेषण में संदेश मौखिक रूप से व्यक्त किया जाता है। प्रभावशाली संप्रेषण में जो बाधाएं हैं उसमें हम पहली बाधा भाषा संबंधी बाधाओं को लेते हैं। शब्दों व भावों में संदेश कूट लेखन, कूट वाचन समस्या तथा कठिनाइयों से जुड़ा होता है। भाषा संबंधी मुख्य बाधाएं निम्नलिखित है। पहली बाधा हमने संदेशों की गलत व्याख्या, वांछित आशय प्रकट नहीं हो पाता। दूसरा, विभिन्न अर्थों वाले चिन्ह अथवा चिन्हों के प्रयोग में संदेश अर्थहीन हो जाता है। तीसरा, त्रुटिपूर्ण अनुवाद अथवा रूपांतरण से गलत संदेश पहुंचता है। चौथा, अर्थहीन तकनीकी भाषा का प्रयोग अधीनस्थों को दुविधा में डाल देता है। पांचवा, अस्पष्ट मान्यताओं को पीछे अलग अलग मतलब निहित होते हैं, जिससे अधीनस्थ दुविधा में आ जाता है। मनोवैज्ञानिक बाधाओं में मानसिक रूप से अशांत कोई भी पक्ष संदेश वाहन के सार्थक बनाने में रुकावट बन जा सकता है। मानसिक बाधाएं इस प्रकार की हो सकती हैं। पहली बाधाओं में हम समय से पूर्व मूल्यांकन गलत भी हो सकता है। दूसरा, ध्यान की कमी के कारण संदेश निष्प्रभावी हो जाता है। तीसरा, प्रसारण द्वारा हानि तथा कमजोर ठहराव
जब संदेश कई लोगों के माध्यम से होकर पहुंचता है तो प्राप्तकर्ता तक पहुंचते-पहुंचते संदेश का स्वरूप बिगड़ जाता है, जिससे कम सटीक सूचनाएं आगे बढ़ पाती हैं। चौथा, अविश्वास। इस प्रकार एक दूसरे के संदेश को उनके मूल भाग में कमी नहीं समझ सकते। अब अगली बाधा जो है वह संगठनात्मक बाधा है। संगठनात्मक ढांचा कर्मचारियों के संदेश वहन करने की योग्यता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। संगठनात्मक बाधा इस प्रकार की हैं। यदि संगठनात्मक नीति संचार के मुख्य प्रवाह का समर्थन नहीं कर पाती तो बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। दूसरी, नियम एवं अधिनियम। कठोर नियम एवं अधिनियम में लाल फीताशाही कार्य में विलम्ब हो सकता है। तीसरी, पद। अपने पद के प्रति अधिक ध्यान देने वाले प्रबंधक अपने अधीनस्थों को स्वतंत्र रूप से अपनी भावनाएं नहीं दे सकते। चौथा, संगठनात्मक ढांचे की जटिलता। इसमें विलम्ब व विदूषण होती है। व्यक्तिगत बाधाओं के बारे में यदि चर्चा करें तो वह है अधिकारी व अधीनस्थों के बीच व्यक्तिगत बाधाएं इस प्रकार हैं। सत्ता के सामने चुनौती के भय के कारण उच्च अधिकारी द्वारा विभिन्न निम्न अधिकारियों से संप्रेषण न कर पाना। दूसरी बाधा, अधिकारियों की अधीनस्थों के प्रति विश्वास में कमी। तीसरी, संप्रेषण में अनिच्छा। यदि सूचना नकारात्मक है तो उसका प्रभाव उन पर ही नहीं पड़ेगा। चौथा, उपयुक्त प्रोत्साहन के अभाव के कारण अधीनस्थ संचार हेतु कदम नहीं उठाते। प्रभावी संप्रेषण के लिए सुधार। संदेश वाहन से पहले विचार तथा लक्ष्यों को स्पष्ट कर लेना। दूसरा, प्राप्तकर्ताओं की आवश्यकता के अनुसार संप्रेषण। तीसरा, संप्रेषण से पहले दूसरे से सलाह देना। चौथा, संदेश की भाषा, शब्द और विषय वस्तु के प्रति जागरूक रहना। पांचवा, प्राप्तकर्ता के लिए सहायक व मूल्यवान संदेश प्रेषित करना। छठवां, उपयुक्त प्रतिपुष्टि सुनिश्चित करना। इससे संचार की सफलता को सुनिश्चित किया जाता है। संदेश की समानता। जब सभी पुराने संदेश स्थान पर नया संदेश भेजना हो तो इसे परिवर्तन का वर्णन करना चाहिए।